दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे आइलैंड की कल्पना की है जो सिर्फ एक कहानी या किताब का हिस्सा लगता हो? एक जगह जो न सिर्फ छुपी हुई है बल्कि अपने अंदर कुछ ऐसे राज छुपाए बैठी है जो आपके होश उड़ा दे। जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड की एक ऐसी एडवेंचर स्टोरी है जिसमें एक लड़का और उसके स्टेप फादर एक अनजान सिग्नल का पीछा करते हैं जो कि उन्हें एक मिस्टीरियस आइलैंड पे ले जाता है। अब क्या यह आइलैंड उन्हें जिंदा वापस आने देगा? ये सब जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना। ऑलराइट दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सैन एंडरसन से, जिसके पीछे पुलिस लगी हुई थी क्योंकि सैन चुपके से सैटेलाइट ऑफिस में घुस गया था। पुलिस सैन को पकड़ लेती है और उसके स्टेप फादर हैंक को बुलाती है। हैंक नेवी में रह चुके थे, इसीलिए पुलिस सैन को छोड़ देती है। घर आने के बाद सैन गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। सैन अपने स्टेप फादर हैंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अब हैंक सैन के कमरे में जाते हैं, जहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि सैन किसी कोड को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हैंक सैन से कहते हैं कि मैंने नेवी में ऐसे बहुत कोड को डिकोड किया है, अगर तुम चाहो तो मैं इस कोड को तोड़ सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हारे पास ये कोड आया कहाँ से। सैन हैंक से कहता है कि 2-3 दिन से मुझे कोई कोड भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सैटेलाइट कनेक्शन की वजह से मुझे ये कोड पूरा नहीं मिल रहा था। इसीलिए कोड को लेने के लिए मैं सैटेलाइट ऑफिस भी गया था। अब हैंक उस कोड को तोड़ने की कोशिश करता है, जहां पर उसे पता चलता है कि ये किसी आइलैंड का मैप है। फिर सैन कहता है कि तुम बिल्कुल सही हो, ये मैप एक मिस्टीरियस आइलैंड का है और मेरे दादाजी भी पिछले 2 साल से गायब है और शायद ये कोड मेरे दादाजी मुझे उस मिस्टीरियस आइलैंड से भेज रहे हो। तभी अचानक से सैन अपना बैग पैक करने लगता है, लेकिन हैंक उसे ऐसा करने से रोकता है। उसे कहता है कि हम सिर्फ किताबी बातों या एक मैप मिलने से इतनी दूर नहीं जा सकते और हमें तो ये भी नहीं पता कि वहाँ पर सच में कोई आइलैंड है भी या नहीं। लेकिन सैन अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए वहाँ जाना चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके ग्रैंडफादर किसी मुसीबत में हैं। अगले सीन में हम हैंक और उसकी वाइफ को देखते हैं। हैंक अपनी वाइफ से सारी बातें बता देता है और कहता है कि मुझे भी सैन के साथ जाना चाहिए उस आइलैंड पे, क्योंकि इसी बहाने मुझे सैन के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा। अब हैंक और सैन वहां जाने के लिए एक बोट हायर करने का सोचते हैं, लेकिन जब सैन उस बोट वाले को वही मिस्टीरियस आइलैंड का मैप दिखाता है तो वो बोट वाला उन्हें मना कर देता है। वो उन्हें कहता है कि वहां पर कोई आइलैंड है ही नहीं और वहां पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं, इसीलिए वहां पर कोई भी बोट नहीं जाती और जो जाती है वो वापस नहीं आती। सैन वहां जाने के लिए उस बोट वाले को $1000 का ऑफर भी देता है, लेकिन वो बोट वाला उन्हें मना कर देता है और वहां से चला जाता है। वहीं पे बैठा एक आदमी जिसका नाम गोपिटो होता है, वो इनकी सारी की सारी बातें सुन लेता है और जब उसे पता चलता है कि ये उस आइलैंड पे जाने के लिए $1000 देने के लिए तैयार है, तो गोपिटो इनके साथ जाने के लिए बोलता है, जहाँ पर गोपिटो इन दोनों को अपनी बेटी कल्याणी से मिलवाता है। सैन को कल्याणी काफी पसंद आती हैं और अब ये चारों एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से आगे जाने लगते हैं। लोकेशन पे पहुंचने के बाद इन्हें वहां पर कोई आइलैंड नहीं दिखता, बल्कि वहां पर एक बहुत बड़ा भवंडर होता है, जिसे देखने के बाद हैंक गोपिटो से कहता है कि हमें हेलीकॉप्टर वापस मोड़ना होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी आइलैंड है ही नहीं। लेकिन तभी सैन इन सबको बोलता है कि अगर हमें उस आइलैंड पे पहुंचना है तो हमें इस हेलीकॉप्टर को भवंडर के बीच में लेना होगा, जिसे सुनने के बाद में सभी डर जाते हैं और गोपिटो उस हेलीकॉप्टर को मोड़ने का तय करता है, लेकिन उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और भवंडर के बीच में चला जाता है और अब ये सब एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। सैन उस आइलैंड पे आने के बाद काफी खुश होता है, लेकिन जिस हेलीकॉप्टर में ये वहां पर आए थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और अब इन्हें वापस जाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सैन वहां आने के बाद हैंक से कहता है कि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो मैं अपने ग्रैंडफादर को ढूंढे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। और अब ये सब सैन के ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए आइलैंड के अंदर जाते हैं, जहां पर अंदर जाने के बाद इन्हें एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है और अब ये सब उस आइलैंड को देखते हैं तो इन सभी को वो आइलैंड बहुत पसंद आता है। वहां पर एक बहुत ही अजीब बात थी, जो जानवर बड़े होते हैं वो वहां पर छोटे थे और छोटे जानवर वहां पर बहुत बड़े थे। सैन अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए काफी आगे जाते हैं और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद इन्हें वहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थर से दिखते हैं, लेकिन अचानक से हैंक का पैर उन पत्थरों के अंदर धंसने लगता है, जिसे देखने के बाद हैंक कहता है कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि छिपकली के अंडे हैं। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये थी कि जब छिपकली के अंडे इतने बड़े हैं तो छिपकली कितनी बड़ी होगी, ये सोचकर सब लोग डर जाते हैं।
लेकिन तभी वहां पर छिपकली आ जाती है, जिसे देखकर छिपकली इन सब के ऊपर अटैक कर देती है। छिपकली से बचने के लिए ये सभी जंगल की ओर भागते हैं, लेकिन छिपकली लगातार इनके पीछे आ रही थी और लास्ट में छिपकली इन्हें पकड़ ही लेती है। और जैसे ही छिपकली इन्हें खाने वाली थी, लेकिन तभी उस छिपकली के ऊपर एक बड़ी सी चीज से अटैक होता है, जिससे वो छिपकली बेहोश हो जाती है। और ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि सैन के ग्रैंडफादर ने ही किया था। सैन अपने ग्रैंडफादर को देखकर काफी खुश होता है और अब ये सब सैन के ग्रैंडफादर के साथ उनके लकड़ी के घर चले जाते हैं, जो कि उन्होंने पेड़ के ऊपर बनाया था। रात में हैंक सैन के ग्रैंडफादर से पूछता है कि आखिर तुमने वो सिग्नल हमारे पास कैसे भेजे थे। तब ग्रैंडफादर उन्हें एक पुराना रेडियो दिखाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये सिग्नल मैंने तुम्हें इसी रेडियो से भेजे हैं। तब कल्याणी बोलती है कि फिर तो हमें फटाफट से सिग्नल भेजना होगा ताकि कोई हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए। जिसे सुनने के बाद सैन के ग्रैंडफादर उन्हें कहते हैं कि हम यहाँ से सिग्नल तभी भेज सकते हैं तब सैटेलाइट हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर हो, और ऐसा होने में अभी 2 हफ्ते बाकी हैं। और इतना कहकर ग्रैंडफादर उन्हें बताते हैं कि आज रात तुम जल्दी सो जाओ, क्योंकि कल सुबह मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेके जाने वाला हूँ जिसे देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, और ऐसी जगह तुमने आज से पहले नहीं देखी होगी। अब सब सो जाते हैं और सुबह होते ही ग्रैंडफादर के साथ ये सब एक सफर पे निकलते हैं और सैन के ग्रैंडफादर उन्हें लेकर पहुंच जाते हैं एंटार्कटिका के शहर में। एटलांटिक शहर को देखने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में सिर्फ अब तक बुकों में ही सुनने को मिला था और ये शहर आज से पहले किसी ने भी असलियत में नहीं देखा। तब हैंक ग्रैंडफादर से पूछता है कि बुक के हिसाब से ये शहर तो समुद्र में होना चाहिए था। तब ग्रैंडफादर हैंक से कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही हो, ये 75 साल समुद्र के अंदर रहता है और 75 साल जमीन पर, और अभी इसके डूबने में 15 से 20 साल है। लेकिन एक गड्ढे में वहाँ पर थोड़ा पानी बचा हुआ था। हैंक उसे चखता है और बोलता है कि ये एंटार्कटिका शहर डूबने वाला है और मैं एक नेवी का सोल्जर हूँ और मुझे पता है। तब गोपाटो से पूछता है कि हमारे पास कितना टाइम है। तब हैंक उन्हें बताता है कि बस 2 या 3 दिन। अब ये सब सुनने के बाद सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि इतने कम टाइम में वो इस आइलैंड से कैसे निकलेंगे। तभी सैन उन सब से कहता है कि बुक में नेमो नाम का एक भारतीय आदमी अपनी पनडुब्बी में एंटार्कटिका शहर में आया था, और अगर एंटार्कटिका शहर मौजूद है तो इसकी पनडुब्बी भी यही कहीं पे मौजूद होगी। तब ग्रैंडफादर उनसे कहते हैं कि ऐसा सही है और बुक में नेमो नाम के लड़के का जिक्र तो है और यहाँ पर उसका एक मकबरा भी है। और अब ग्रैंडफादर उन सबको लेकर नेमो के मकबरे पर पहुंच जाते हैं। सब लोग नेमो के मकबरे पर आ जाते हैं। मकबरे में अंदर जाने का रास्ता बहुत ही पतला था, इसीलिए कल्याणी अंदर जाने का तय करती है और अंदर जाने के बाद उसे वहाँ पर एक डायरी मिलती है। कल्याणी अपने साथ डायरी लेकर आने लगती है, लेकिन जैसे ही कल्याणी बाहर निकलती है वो मकबरा नीचे गिर जाता है और कल्याणी मरते मरते बचती है। और अब ये सब उस डायरी को पढ़ते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि पनडुब्बी कहाँ पर है, इसीलिए पनडुब्बी को लेने के लिए ये सब यहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद इन्हें वहाँ पर एक ज्वालामुखी दिखती है, जो कि अपने अंदर से आग नहीं बल्कि सोना उगल रही थी, जिसे देखने के बाद गोपीटो सोना लेने के लिए ज्वालामुखी की तरफ जाता है, लेकिन हैंक उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उसे कहता है कि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है और हमें इस आइलैंड से डूबने से पहले पहले उस पनडुब्बी को ढूंढना पड़ेगा, और अगर हम ऐसा करने में नाकाम हो गए तो हमारी जान भी जा सकती है। इसीलिए अब ये सब आगे जाने लगते हैं। अभी ये थोड़ी दूर गए ही थे कि इनके रास्ते में एक बहुत बड़ा पहाड़ आ जाता है, जिसे देखने के बाद हैंक कहता है कि अगर हम इसे चढ़ के पार करेंगे तो हमें हफ्तों लग जाएंगे और हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर आते हैं, जो कि एक मधुमक्खी के ऊपर बैठे हुए थे। और जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था, ये एक ऐसा आइलैंड है जो कि बड़े जानवरों को छोटा कर देता है और छोटे जानवरों को बहुत बड़ा। इसीलिए सब लोग मधुमक्खी पर बैठकर वहां से आगे जाते हैं और पहाड़ को बहुत जल्दी पार कर देते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद रात हो जाती है, इसीलिए ये सब एक जगह पर रुकने का तय करते हैं। और इसी बीच में सैन कल्याणी को प्रपोज कर देता है, लेकिन कल्याणी अपने फादर से इसके बारे में बात करती है। कल्याणी अपने फादर से कहती है कि हम इतने गरीब हैं और वो इतने अमीर, और यहाँ से जाने के बाद वो तो यूनिवर्सिटी में चला जाएगा और हम यहीं पे रह जाएंगे। लेकिन कल्याणी के फादर उसे कहते हैं कि तुम घबराओ मत, मैं यहाँ से जाने के बाद तुम्हारा एडमिशन कॉलेज में करवा दूंगा। और अब ये सब सो जाते हैं। अगले दिन ये सब उठ जाते हैं और अपने चारों तरफ देखते हैं कि इनके चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है और पानी की रफ्तार 2-3 गुना बढ़ गई है। मतलब पहले इनके पास 2 दिन थे और अब इनके पास 3 या 4 घंटे ही बचे हुए हैं। तभी कल्याणी अपने फादर को देखती है, जो कि वहाँ पर नहीं थे, और उसे याद आता है कि उसके फादर रात उसे बता रहे थे कि यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हारा एडमिशन कॉलेज में करा दूंगा।
और एडमिशन कराने के लिए ही वो शायद सोने के पहाड़ की तरफ चले गए हैं। इसीलिए कल्याणी अपने फादर को लेने के लिए वहाँ से आगे जाती है और सैन भी अपने ग्रैंडफादर को कल्याणी के साथ भेजता है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि कल्याणी के फादर एक बहुत ही बड़े सोने का पीस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कल्याणी वहाँ आकर अपने पिता को समझाती है कि मेरी असली दौलत तो आप हो, अगर आप ही नहीं रहोगे तो मैं इस दौलत का क्या ही करूँगी, और आप बस मेरे साथ सही सलामत इस आइलैंड से निकल जाओ। जिसे सुनने के बाद गोपी तो भी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और अब ये तीनों पिंडोबी की तरफ निकलते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सैन और हैंक वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर पनडुब्बी थी, लेकिन वहां पर कोई पनडुब्बी थी ही नहीं। जिसे देखने के बाद ये दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि मैप के हिसाब से तो यहाँ पर पनडुब्बी होनी चाहिए थी। तब हैंक समझ जाता है कि शायद पनडुब्बी समुद्र के अंदर चली गई है, क्योंकि पानी जिस स्पीड से बढ़ रहा है इस स्पीड से पनडुब्बी पानी के अंदर ही मौजूद होगी। और अब ये दोनों पनडुब्बी लेने के लिए पानी के अंदर जाते हैं और इन्हें वहाँ पर पनडुब्बी मिल जाती है। लेकिन जब ये दोनों मिलके उस पनडुब्बी को स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि कई साल से पड़ी रहने के बाद उसका इंजन काम करना बंद कर देता है और उसके इंजन को एक इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, समुद्र के बीच में ये एक इलेक्ट्रिक शॉक कैसे देंगे। तभी इन दोनों को वहाँ पर एक राफेल मछली दिखती है जो कि करंट छोड़ती थी, और जैसे कि इस आइलैंड पे छोटी चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है तो वह मछली का साइज भी वहाँ पर बहुत बड़ा था, जैसे कि एक वेल मछली। तो अब हैंक एक तार को एक लोहे की रोड में बांधता है और उसे राफेल मछली की तरफ फेंकता है, जिससे एकदम से 1000 वोल्ट का झटका उसके इंजन को लगता है, जिससे उसका इंजन स्टार्ट हो जाता है और वो पनडुब्बी चलने लगती है। दूसरी तरफ ग्रैंडफादर, गोपीटो और कल्याणी एक पत्थर के ऊपर खड़े हुए थे जो कि किसी भी पल डूबने वाला था, और देखते ही देखते वो भी डूबने लगता है। ये तीनों समुद्र के गहराई में जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर ये दोनों पनडुब्बी लेकर आ जाते हैं और अब ये दोनों इन तीनों को पनडुब्बी में बिठा लेते हैं और अब ये सब सेफली इस आइलैंड से बाहर आ जाते हैं। अब हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि पनडुब्बी की सवारी करवा कर गोपीटो काफी अमीर हो गया है और दूसरी तरफ कल्याणी और सैन एक दूसरे को डेट कर रहे थे। और आज सैन का बर्थडे था, इसीलिए उसके ग्रैंडफादर उसे एक गिफ्ट देते हैं और अब की बार गिफ्ट में वो उसे एक ट्रैवल टिकट देते हैं जो कि अब की बार चांद तक का था। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। यह मूवी तो यहीं पे ही एंड हो गई, लेकिन अगर आपने द मम्मी 2017 नहीं देखी, जिसमें मम्मी अपना बदला लेने के लिए वापस से इस दुनिया में आती है, ये सब देखने के लिए जो वीडियो स्क्रीन पे शो कर रही है उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो का मजा लीजिए। मैं चलता हूँ कोई न्यू वीडियो बनाने, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।